हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इस चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका है, आज हम लोग दूसरा लेक्चर करेंगे और तीसरे लेक्चर में इस चैप्टर को समरी के साथ खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग जितने भी इस चैप्टर से पीवाईक्यू आ चुके हैं नीट में उसे करेंगे। मेनली इस चैप्टर का जो मेन हिस्सा है वो कौन सा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। इस वाले पार्ट से बोल सकते हैं पिछले 5 साल के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से 1 या 2 आ सकता है, लेकिन यहाँ से तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और जिस तरीके से 2 चैप्टर कट चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, इसी वजह से इसका वेटेज ज़्यादा हो चुका है इस समय, ठीक है। हमने क्या देखा था कि प्लांट का ग्रोथ किस तरीके से होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। प्लांट हमेशा कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, हमेशा पूरे लाइफ टाइम तक उसकी हाइट बढ़ती रहती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये शूट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं और रूट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा माइटोसिस होता रहता है और नए सेल बनते रहते हैं। आगे चल के डिफ्रेंशिएट होंगे, आगे चल के मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे 2 सम है, 2 प्रोसेसेस का। पहला ग्रोथ, दूसरा है डिफ्रेंशिएशन की। किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा, फिर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक। अगर हम बात करते कोई भी मेच्योर प्लांट है, ठीक, वो किससे बना हुआ है? वो सिंगल या फिर बोल सकते हैं जाइगोट का जो सेल है, ये 2n जो सेल है जाइगोट का, उससे बना हुआ है। मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है, सिंगैमी हुआ है, तब जाके एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बना है। और आगे चल के इसी सिंगल सेल स्ट्रक्चर में जो डिप्लॉयड हमारा जाइगोट है, इसमें क्या हुआ होगा, धुआंधार माइटोसिस हुआ होगा, ठीक है। जब माइटोसिस हुआ, इसमें लगातार माइटोसिस हो रहा है, आगे चल के इसके सेल डिफ्रेंशिएट हुए, उनको उनका काम बताया गया, फिर जाके एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी, ठीक है। हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस पे अपना इफेक्ट दिखाएंगे। ये बाहर के भी हो सकते हैं, अंदर के भी हो सकते हैं, इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, जैसे कि पीजीआर हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक कंट्रोल हो गया। अगर एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सनलाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये सब क्या एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। आगे देखते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक फंडामेंटल कॉन्स्पेशियस कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर पाएंगे। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर अकोमुलेशन हो जाए मटेरियल का, उनका मास बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक टाइप का ग्रोथ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रोथ है उसका ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास। कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रहा है, या तो मास बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ हो रहा है, या तो नंबर बढ़ रहा है, 1 से 2 हो रहे, 2 से 4, उनका नंबर बढ़ा, तो वो भी क्या है, ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। जो ग्रोथ होता है ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है, और जिनकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गन की साइज बढ़ रही है, जो सेल की साइज है, एक इंडिविजुअल सेल की साइज बढ़ जाएगी। जो ग्रोथ होता है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, प्रोसेस, जैसे कैटाबॉलिज्म हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया, जिसमें एटीपी लगता है, एनर्जी खर्च होता है। जैसे यहाँ पे एक सीडलिंग से बोल सकते हैं एक सीड को जर्मिनेट कराया गया, उसमें उसके प्लांटेड बनाए गए सीडलिंग से, और यहाँ पे मैच्योर प्लांट बनाया गया। देखिए एक सीड है, उसको फेवरेबल कंडीशन दिया गया, यहाँ पे मॉइस्चर सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट है, फिर ऑक्सीजन है, सनलाइट है, और धीरे धीरे ये सीडलिंग क्या करने लगा, ग्रो करने लगा। ग्रो करने के बाद इसने प्लांट छोटे छोटे बनाए, पौधे बनाए, फिर आगे चल के एक प्लांट बना दिया, तो मैच्योर प्लांट बन गए। अगर हम बात करते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है इनडिटरमाइन होता है, ठीक है, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होता रहता है, उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होंगी। प्लांट के पास ऐसे कुछ सेल हैं, या बोल सकते हैं टिश्यू है, जैसे जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक, वो क्या करते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ करते रहते हैं पूरे लाइफ टाइम तक, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि ये शूट के टिप पे प्रेजेंट होंगे और रूट के टिप पे प्रेजेंट होंगे। ये क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं लेंथ को, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल के पास खुद डिवीजन करना और सेल्फ परपिन्यूट करने की कैपेबिलिटी होती है। मीन्स एक सेल आगे चल के डिवाइड किया तो फिर से ये सेल फिर से अब आगे चल के डिवाइड करेगा, इसे बोलते हैं सेल्फ परपिन्यूट। फिर देखते हैं कि जो प्लांट है ये ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ दिखाता है। मीन्स ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि प्लांट कंटिन्यूअसली नए नए सेल, मीन्स एक सेल से 2 सेल बने, अब ये 2 सेल से फिर से आगे 4 सेल बनने वाले हैं, और ये भी सेल आगे चल के मेरिस्टेमेटिक ये सेल हैं, ठीक है, आगे चल के फिर से डिवाइड करेंगे। मीन्स इनमें नए नए सेल ऐड होते रहते हैं। इस टाइप का जो ग्रोथ होता है इसे क्या बोलते हैं, ओपन टाइप। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास मेरिस्टेमेटिक सेल है। अगर यही मेरिस्टेमेटिक सेल ना मिले उनमें, तो ये जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है रुक जाएगा, एक सर्टेन स्टेज पे रुक जाएगा, क्योंकि हमारी हाइट जो है एक सर्टेन एज तक ही बढ़ती है, इसके बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि हमारे पास तो कोई मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं है कि हम कंटिन्यूअसली लंबे होते जाए, ऐसा तो कोई फैक्टर नहीं है हमारे बॉडी में ना। क्योंकि हमारा जो हाइट है, ये हमारा ग्रोथ है, ये किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, और कुछ टाइम बाद ये क्या होते हैं, प्यूबर्टी तक जाते जाते ज़्यादा हाइट इंक्रीज नहीं होती, फिर वहीं पर रुक जाती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके।
अब बात करते हैं रूट एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ शो कराते हैं प्लांट में और ये इलोंगेशन कराते हैं उनके एक्सिस पे, जो भी उनकी एक्सिस है। मान लीजिए प्लांट पहले इतना छोटा था, फिर उसी एक्सिस में आप देखेंगे कुछ दिन बाद कि प्लांट की हाइट और बढ़ गई है, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो डाइकॉट प्लांट है, मोनोकॉट नहीं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, उनके लिए लाइन है कि जो डाइकॉट प्लांट हो गए और जिम्नोस्पर्म हो गए, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, लैटरल मेरिस्टम होता है या फिर बोल सकते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। इनका मेन काम क्या होता है कि ये ग्रिथ बढ़ाते हैं, ग्रिथ का मतलब चौड़ाई, मोटाई बढ़ाते हैं, डायमीटर इंक्रीज करते हैं। किस में देखने को मिलेगा आपको, डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा और किस में देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में, नॉट मोनोकॉट प्लांट। उनमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, प्राइमरी ग्रोथ होगा ऑब्वियसली होगा, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। वो कौन से लैटरल मेरिस्टम है जिनका नाम क्या है, ये वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, जो बाद में लाइफ में आते हैं और ये क्या करते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर भी दिया गया था, ये रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, ये प्राइमरी ग्रोथ बढ़ाते हैं, चाहे मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो, कोई भी प्लांट हो, ठीक है, ये प्लांट में ही देखने को मिलेगा, ये लेंथ बढ़ाते हैं। लेकिन जो वैस्कुलर कैम्बियम हो गया, कोर कैम्बियम हो गया, ये क्या है, लैटरल मेरिस्टम है, सेकेंडरी मेरिस्टम। ये कहाँ से मिलेंगे, डाइकॉट में मिलेंगे और किसमें मिलेंगे, मोनोकॉट में नहीं, जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे। ओके, तो डाइकॉट मोनोकॉट है, ये किसके क्लासेस है, एंजियोस्पर्म के हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रोथ इज मेजरेबल। आप ग्रोथ को मेजर करने की कोशिश करेंगे सेलुलर लेवल पे कि कितना इंक्रीज हुआ है साइज में, क्या मास में इंक्रीज हुआ, क्या लेंथ में इंक्रीज हुआ है, उसका सरफेस एरिया कैसा बढ़ा है, आप उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। जो ग्रोथ होता है सेलुलर लेवल में, हम क्या करते हैं, जब इंक्रीज होता है प्रोटोप्लाज्म प्लस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो प्रोटोप्लाज्म है वो इंक्रीज होता है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी देखकर हम इसको मेजर करेंगे। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म का जो भी कंटेंट है, ऑर्गेनल है, जो भी सब चीज़ें हैं, उसको जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म बनेगा। इसके अलावा हम ग्रोथ को जैसे कि फ्रेश वेट के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई प्लांट काटा फिर उसको मेजर किया, फ्रेश वेट है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट है, कुछ दिन बाद वो सूख गया, मैं उसको फिर उसको वेट कर रही तो उसका एक्चुअल वेट, एक्यूरेट वेट निकलेगा। जब सारा पानी निकल जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई वेट बोलते हैं। उसका लेंथ देख के मैं पता कर सकती हूँ, एरिया, वॉल्यूम, सेल का नंबर गिन के मैं पता कर सकती हूँ कि उसमें कितना ग्रोथ हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक सिंगल मेज है जिसका रूट एपिकल मेरिस्टम हर 1 घंटे में 17,500 नए सेल ऐड कर रहा है। मीन्स इसमें देखिए ग्रोथ कितना हाईली हो रहा है। फिर बात करती हूँ मैं वाटरमेलन, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, कि हर 1 घंटे में 17.5 नए सेल ऐड होते जा रहे, कहाँ पे, रूट एपिकल मेरिस्टम में होते जा रहे हैं। लेकिन मैं बात करती हूँ वाटरमेलन में, तो यहाँ पे साइज इंक्रीज होगा। पहले छोटा सा वाटरमेलन था, बाद में कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसकी साइज 3.5 लाख गुना बढ़ गई है, तो उसमें साइज में इंक्रीजमेंट हुआ है। फिर देखते हैं जो पॉलन ट्यूब होता है उसमें लेंथ देखेंगे, जब पॉलिनेशन हो जाएगा, जब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा वाले पार्ट पे जब ग्रो करेगा, ठीक है, उसको स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाना, तो उसके लेंथ पे डिपेंड होता है कि जो पॉलन ग्रेन का लेंथ किस तरीके से, पॉलन ट्यूब का लेंथ हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही पॉलन ट्यूब ही जाएगा वहाँ पे जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, वहाँ पे उसको अपना मेल, जो 2 मेल गैमेट साथ में लेके आए उनका अपना कंटेंट वहाँ पे डिलीवर करना है। फिर देखते हैं कि कोई पत्ती है, अगर कोई पत्ती इंक्रीज हुई है, मीन्स कि लीफ की अगर कोई बोल सकते हैं कि उसकी साइज़ बढ़ रही है, तो हम कैसे देखेंगे, उसके सरफेस एरिया को मेजर करेंगे, ठीक है, वो डाइकॉट में देखने को मिलेगा क्योंकि डॉट से वेंट्रल लीफ का मतलब क्या है, डाइकॉट की लीफ है। आगे देखते हैं यहाँ पे फेजेस ऑफ ग्रोथ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रूट में 3 पार्ट थे। सबसे नीचे क्या होता है, अगर टेरेस्ट्रियल रूट की बात करती हूँ मैं, तो यहाँ सबसे नीचे रूट कैप होगा। क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि जो मेरिस्टम सेल हैं इनको बचा के रख सकें, क्योंकि अंदर भी तो सॉइल के अंदर भी तो माइक्रोब्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनको इन्फेक्शन ना कॉज कर दे या किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऊपर क्या होगा, यहाँ पे मेरिस्टम होंगे, मेरिस्टमेटिक जोन होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, इलोंगेशन जोन होगा, और लास्टली सबसे ऊपर ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम सॉइल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे कि मेरा ये हाथ है, ये मेरे कंधे से जो हाथ निकला हुआ इधर वाला पार्ट, ये क्या है, इसके पास है, लेकिन ये जो हाथ का ये वाला एंड है ये दूर है, तो ये प्रॉक्सिमल हो गया, ये डिस्टल एंड हो गया। तो हम इस तरीके से सॉइल में देखते हैं कि ये रूट कैप हो गया, ये मेरिस्टम हो गया, ये इलोंगेशन जोन हो गया और ये मैचुरेशन जोन हो चुका है। अगर हम सॉइल के रेस्पेक्ट में यहाँ देखेंगे तो ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड है, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे मेरिस्टमेटिक जो एरिया है, यहाँ पे जो सेल होंगे वो कैसे होंगे, वो सेल एकदम पतले पतले होंगे। क्यों, क्योंकि इनको कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करना है। इनका जो सेल वॉल होगा, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होंगे। वो किससे बने हुए, सेलुलोज से बने हुए, थिन है, और इनके पास ढेर सारा प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। इनका प्रोटोप्लाज्म बहुत ही रिच होगा। ये लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई होंगे क्योंकि न्यूक्लियस इनके बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। इसके बाद
फिर कौन सा रीजन आएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन आएगा। इलोंगेशन से नाम से लग रहा है कि जो सेल मेरिस्टेमेटिक जोन में बने होंगे उनमें से ऐसा तो नहीं है कि सारे सेल जाके अब कंटिन्यूअसली जीवन भर डिवाइड करेंगे, नहीं, कुछ सेल तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं हमको अब डिवीजन नहीं करना है, वो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट दिखाएंगे। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया है कि रूट, जो प्लांट के रूट होते हैं वो कैसा ग्रोथ शो करते हैं, ग्रोथ रेट शो करते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या होता था, एक सेल था, एक से दो सेल बन रहे हैं, मीन्स यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, लेकिन एक सेल परमानेंट हो रहा है, एक सेल क्या कर रहा है, फिर से माइटोसिस करने के लिए तैयार है, ये भी दो सेल बनाएगा, एक परमानेंट होता जाएगा और एक जो डॉटर सेल है इसके पास अभी भी कैपेसिटी है खुद को डिवाइड करने के लिए, मीन्स माइटोसिस करने के लिए यही होता है। तो इनमें जो कुछ सेल होते हैं जो परमानेंट होना चाहते हैं, जो डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, अपने काम को जानना चाहते हैं कि हमें किस काम के लिए रखा गया है, तो कहाँ जाएंगे, इलोंगेशन जोन में जाएंगे, वहाँ पे सेल की साइज इंक्रीज होगी। हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेल वॉल में डिपोजिशन होगा, इसके अलावा जो वैक्यूल होंगे उनकी भी साइज बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद ये सेल को कहाँ भेजा जाएगा, इन्हीं सेल को बोल सकते हैं फेज ऑफ मैचुरेशन में भेजा जाएगा। इस यहाँ पे जो सेल की साइज होती है बड़ी होती है, इनमें वॉल की थिकनिंग ज़्यादा होती है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। साथ में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो जोन ऑफ मैचुरेशन है, यहाँ पे जो इपिडर्मिस सेल है यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड लाइक यूनिसेलुलर सेल, ठीक है, याद रखिएगा मैं रूट हेयर के बारे में बात कर रही हूँ, वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने होते हैं वो कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। यहाँ पे देखिए ये है पैरेलल लाइट टेक्निक, ठीक है, आपको यहाँ पे देखना क्या है, डिटेक्शन करना है जोन ऑफ इलोंगेशन को, किस तरीके से ये इलोंगेट हो रहा है, जोन ऑफ इलोंगेशन में देखना है। पहले आपने मार्क कर दिया ABCDE तक कर दिया, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि हाइट बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो भी जोन था अब उनके बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं इस टेक्निक की मदद से कि यहाँ पे जो एपेक्स है ये इलोंगेट हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, आगे देखते हैं ग्रोथ रेट में देखते हैं। यहाँ पे ग्रोथ रेट होता क्या है कि टाइम के, हम बोल सकते हैं टाइम के रेक्सेट में जो भी ग्रोथ होगा उसे ग्रोथ रेट कहेंगे, मीन्स जो भी इंक्रीज हुआ है ग्रोथ उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो क्या हो गया, ग्रोथ रेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का हम बोल सकते हैं ग्रोथ रेट देखने को मिलता है, अर्थमेटिक, दूसरा ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक में क्या होता है कि एक जो सेल होगा वो आगे चल के माइटोसिस करने वाला, उसके पास कैपेसिटी है खुद को डिवाइड करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो दो डॉटर सेल बनेंगे, एक तो क्या करेगा, खुद परमानेंट हो जाएगा, उसको अब डिवीजन नहीं करना है, उसको अपना काम बता दिया जाए, वो अपना काम करेगा, डिफ्रेंशिएशन करेगा। बट जो दूसरा डॉटर सेल है वो आगे चल के डिवाइड करेगी, फिर वो भी जब डिवाइड करेगी दो सेल में, तो उसका जो एक सेल होगा वो कहेगा नहीं मुझे परमानेंट होना है, मुझे आगे डिवीजन नहीं करना है। लेकिन जो दूसरी डॉटर सेल होगी वो बोलेगी मुझे डिवीजन करना है। मीन्स इसमें क्या होगा कि एक सेल से दो सेल तो बन रहे हैं, लेकिन एक मेरिस्टेमेटिक होगा, दूसरा परमानेंट बनता जाएगा। फिर जो मेरिस्टेमेटिक सेल होगा उसके पास कैपेसिटी होगी डिवीजन करने की, जब अगली बार वो दो डॉटर सेल बनाएंगे तो एक क्या होगा, परमानेंट होता जाएगा, दूसरा क्या है, मेरिस्टेमेटिक है। ओके, इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं। इनमें हमको लीनियर कर्व देखने को मिलता है, इसका फॉर्मूला होता है LT = L0 + RT। ठीक है, यहाँ पे चलिए एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में। जो अर्थमेटिक होता है इसमें माइटोटिक सेल में डिवीजन होता है, एक डॉटर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, लेकिन जो दूसरी डॉटर सेल होंगी वो क्या होंगी, परमानेंट होंगी, मैच्योर होते जाएंगे, डिफरेंशिएट होते जाएंगी। ये कहाँ देखने को मिलता है, रूट जब इलोंगेट करता है एट कांस्टेंट रेट, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि हमेशा मेरिस्टेमेटिक के सेल डिवीजन तो कर रही हैं, क्या कभी उसके सेल परमानेंट नहीं हो रही हैं, इलोंगेशन जोन में नहीं जा रही है, मैच्योरेशन जोन में नहीं जा रही हैं, जा रही हैं। जब भी यहाँ पे सेल अगर हम उठा लेते हैं मेरिस्टेम का, रूट एपिकल मेरिस्टेम की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे जब सेल डिवीजन हुआ, दो सेल बने, दो डॉटर सेल बने, एक क्या हो जाएगी, आगे चल के डिवीजन करेगी, ठीक है, उसके पास कैपेसिटी है डिवीजन करने की, आगे डिवीजन करने वाले, लेकिन दूसरी वाली जो डॉटर सेल है ना, ये क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, मैच्योर होती जाएगी। इसमें हमें यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्लॉटिंग दिखाया गया है कि जो हाइट है प्लांट की विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स हमें यहाँ पे ग्रोथ दिखाया गया, पहले हाइट रही होगी, ऐसा नहीं तो एकदम छोटे से आप हाइट मेजर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भी आपने सीड डाला है, सेडलिंग बने, तो उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ी है, तो आप हाइट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे हाइट तो बढ़ रही बट कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो एक ऐसा ग्राफ है, ये लीनियर कर्व है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है LT = L0 + RT। LT क्या है, लेंथ एट टाइम t, टाइम t जब हो गया है उस समय लेंथ कितनी है। L0 क्या है, जब टाइम 0 था तब उसकी लेंथ कुछ रही होगी, ऐसा नहीं है कि एकदम छोटा सा वहाँ से नहीं, ऐसा मेजर नहीं होगा, वो प्लांट ही नहीं है। अगर कोई सीड में से छोटा से इस तरीके से अंकुरित हो रहा है तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, उसकी हाइट है, नो, वो सीडलिंग है भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं R क्या है, ग्रोथ रेट है, या फिर बोलते हैं इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है,
फिर देखते हैं दूसरा हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। अब पहले दूसरे हम लोग ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं। दूसरा ग्रोथ क्या है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है? धुआंधार यहाँ पे माइटोसिस होने वाला है। एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, दोनों के पास कैपेसिटी है एकदम झूम के वो आगे चल के फिर से 2 सेल बनाएंगे, ये दोनों सेल के पास कैपेसिटी है, फिर चलो माइटोसिस करो, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है डिवीजन करने की। बस डिवीजन करते रहना भी परमानेंट नहीं होना, बस इनको कंटिन्यूअसली डिवीजन करना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअसली 2 की पावर n में ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे n की जगह आप रख सकते हैं, यहाँ पे 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, बस यहाँ पे आप रखेंगे पावर n की जगह मान लीजिए 1 रखते हैं, तो इसका मतलब एक सेल से 2 सेल बना। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 रखते हैं तो इसका मतलब 2 सेल से कितने बने? 4 सेल बने। में मतलब कि ये है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्मॉइड या यस कर्व देखने को मिलता है। यहाँ का देखिए, ये बोल सकते हैं जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है ये मोस्ट ऑफ द सिस्टम में देखने को मिलता है। इनिशियली क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है बहुत स्लो होता है, लैग फेज बोलते हैं। लैग फेज में क्या होता है? जो ग्रोथ होगा बहुत ज़्यादा स्लो होगा, इसके बाद अचानक से ग्रोथ बढ़ जाएगी, वो एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ने लगेगा, उसे हम लॉग फेज कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोजेनी के सेल होंगे माइटोसिस सेल डिवीजन करने के बाद, उन दोनों डॉटर सेल के पास एबिलिटी होगी कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है, हमेशा यहाँ पे क्या करना है? सेल डिवीजन करते रहना है। यहाँ पे लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होने के कारण कि ग्रोथ क्या होगा? कुछ समय बाद स्लो डाउन हो जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो सैचुरेट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी फेज बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे साइज है, वेट है किसी भी ऑर्गन का, पहले छोटा था फिर धीरे से ये बढ़ गया अचानक से, फिर एक समय बाद आप कुछ भी कर डालें उसकी साइज वहीं कांस्टेंट रहने वाली है। टाइम डायरेक्शन में देखिए, पहले लैग फेज है, लैग फेज में क्या है? स्लोली धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से एक्सपोनेंशियल या फिर बोल सकते हैं लॉग ग्रोथ हो गया। यहाँ पे को अचानक से ग्रोथ हुआ, लेकिन न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या है? यहाँ पे बोल सकते हैं लिमिटेड है। ठीक है, कॉम्पिटिशन भी, इनहिबिटर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ नहीं है कि बस ये अचानक से ग्रो करते रहेंगे, नहीं। अगर कोई भी प्लांट आप लगाते हैं तो आपको उसका केयर करना पड़ता है। कैसे केयर करना पड़ता है? आपको पहले तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को देखना पड़ेगा, साथ में जो भी ब्राउजिंग एनिमल हैं उनको देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, इंसेक्ट है, सब चीज़ों से इनको बचाना पड़ेगा। तो क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, इसके बाद कितना भी कुछ कर लेंगे यहाँ पे स्टेशनरी ग्रोथ होगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का जो ग्राफ बन रहा है इसे हम एस कर्व बोलेंगे या फिर सिग्मॉइड कर्व बोलेंगे। ठीक है, अगर जो हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो जो प्लांट में सीजनल एक्टिविटी देखने को मिलती है वहाँ पे सिग्मॉइड कर्व वाला ही देखने को मिलता है। W1 = W0 e की पावर RT है। W1 क्या है? फाइनल साइज है, वेट के टर्म में देख सकते हैं, हाइट नंबर के टर्म में देख सकते हैं। W0 क्या है? इनिशियल साइज है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ओके, R क्या है? ग्रोथ रेट हो गया। T क्या है? टाइम है ग्रोथ का। E क्या है? E बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस तरीके से इक्वेशन दे दिया जाए और E पूछा जाए कि E क्या है, ये क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। ओके, आर को हम दूसरे टर्म में भी बता सकते हैं कि रिलेटिव ग्रोथ भी दर्शा रहा है, साथ में इसके पास एबिलिटी है कि नए सेल बनाते जाएं, यहाँ पे ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो क्या है? इफिशियंसी इंडेक्स है। और W1 किस पे डिपेंडेंट है? यहाँ पे देख सकते हैं W0 पे डिपेंड है, क्योंकि E क्या है? E तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, और हम एक बात बोल सकते हैं कि जो सिग्मॉइड कर्व होता है कि सबसे रियलिस्टिक या फिर बोल सकते हैं बहुत ही आइडियल ग्राफ है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं कि जो जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो जाइगोट तो 2 सेल का बना हुआ है, आगे चल के उसे इतने सारे सेल बनाने हैं कि ताकि एक इंडिविजुअल की बॉडी में बिलियंस ऑफ द सेल तो बन जाए। तो उसमें पहले क्या होता है? जाइगोट से जब हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो बन रहा है तो सबसे पहले कौन सा यहाँ पे ग्रोथ रेट शो होगा? यहाँ पे सबसे पहले खूब माइटोसिस होगा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट होगा, मीन्स लगातार यहाँ पे ज्योमेट्रिक सेल डिवीजन होगा कि जितनी बार यहाँ पे सेल डिवीजन होगा तो जो भी डॉटर सेल बनेंगे उनके पास भी कैपेसिटी है आगे सेल डिवाइड करने की। तो यहाँ पे सेल डिवीजन होता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको अर्थमेटिक फेज भी देखने को मिलेंगे। कुछ सेल अपनी कैपेसिटी लूज कर जाएंगे, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमारा काम क्या है, क्योंकि ढेर सारे सेल जब बन गए तो वो टिश्यू के फॉर्म में बदलेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे तो उनको अपना काम पता चल जाएगा। लेकिन कुछ सेल तो लगातार क्या करेंगे? डिवाइड करते रह जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जाइगोट में या बोल सकते हैं एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट हो रहा है उस समय हम सबसे पहले क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिक फेज देखेंगे, फिर अर्थमेटिक फेज देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन देखने को मिलता है। एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है, दूसरा रिलेटिव ग्रोथ होता है। जो एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल ग्रोथ जो भी हुआ है माइनस इनिशियल ग्रोथ, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ में क्या होता है, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ अपॉन इनिशियल से कंपेयर करना, अपॉन इनिशियल करते हैं। जैसे यहाँ पे दो पत्तियाँ दी गई हैं, पहले जो इसका ग्रोथ था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, मीन्स ये क्या है, इसकी सरफेस एरिया है, ओके। फिर इसकी साइज क्या होगी, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, तो हम इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी यहाँ पे एरिया है 10 माइनस 5, तो कितना हो गया 5। फिर दूसरी पत्ती यहाँ है बी वाली, यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं क्या, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। यहाँ पे कितना हुआ, फाइनली 55 हुआ, इनिशियली कितना था इसका एरिया 50 था, माइनस करेंगे 55 माइनस 50 कितने हो गए, 5 हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलेटिव ग्रोथ की, तो रिलेटिव ग्रोथ में क्या होता है, हम बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल, जो भी एरिया रहा होगा, या तो बोल सकते हैं डायरेक्टली कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई इनिशियल, ठीक है। जो भी आया है यहाँ पे 5, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 5 आएगा, डिवाइडेड बाई इनिशियल क्या था 5, तो यहाँ पे 1 हो गया। या फिर परसेंटेज में करें तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% हो गया। लेकिन इस लीफ में देखेंगे तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन इनिशियली कितना था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/10 में 0.1 होगा, ठीक है। अगर एरिया, ठीक है, अगर हम इसको बोल सकते हैं रिलेटिव में, हम एरिया नहीं बोल सकते क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, हम बोल सकते हैं 0.1 आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% बोल सकते हैं इंक्रीज हुआ है इनिशियल से। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इनिशियल से देख रहे हैं कि इनिशियल से जो लीफ है वो सिर्फ 10% ही बढ़ी है, और इसमें इनिशियल साइज से जो लीफ है वो कितने परसेंट बढ़ी है, 100% बढ़ी है। बस इससे कंपेयर करना रहता है, ओके। अब आगे हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंडीशन फॉर ग्रोथ। कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जो ग्रोथ को दर्शाती है, मीन्स ग्रोथ होना चाहिए वहाँ पे। वाई डू यू आर नॉट ट्राई टू राइट डाउन वॉट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ, ठीक है। आप क्यों नहीं उसको लिखते, कौन कौन सी कंडीशन है जो ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। दिस लिस्ट में भी वाटर हो सकता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट आर वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ। सबसे ज़्यादा वाटर है, क्योंकि पानी नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर खाना बन भी गया, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रिस्पायरेशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा। तो ये सब तीनों क्या है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट हैं ग्रोथ के लिए, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय द सेल इनलार्जमेंट विथ टर्न टू रिक्वायर्ड वाटर, ठीक है। जो प्लांट का सेल है उसमें ग्रोथ तब होगी जब उसमें बोल सकते हैं कि टर्जिंट हो, मीन्स यहाँ पे मान लीजिए एक लीफ है, ठीक, पानी उसमें अगर पूरा अच्छे से सफिशिएंट है तो पत्ती पूरी तरीके से एक्सपेंड होगा, खुला होगा, अच्छे से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही पानी की कमी होगी तुरंत पत्ती अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी। तो अगर प्लांट का जो सेल है उसमें ग्रोथ हो रहा है, उसमें साइज उसकी इंक्रीज हो रही है, सेल इनलार्ज हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से हो रहा है। यहाँ पे देखिए, टर्जिडिटी ऑफ द सेल हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोथ। जब पानी अच्छे से है सेल के अंदर, वो टर्जिड होगा, अच्छे से सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसकी साइज इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो एक्सटेंशन होगा, ग्रोथ में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, मीन्स जो पत्ती होगी पूरी तरीके से फैल जाएगी, अगर लीफ के टर्म में देख रहे हैं तो। थस द प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इनिमेटेड लिंक टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो पानी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि प्लांट की बॉडी में वाटर का कंटेंट कितना है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ। पानी क्या करता है, यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। वाटर नहीं है तो मीडियम नहीं है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एक्टिविटी। जो ऑक्सीजन है ये किस में हेल्प करेगा, रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए रिस्पायरेशन में, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या फिर बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एनर्जी में क्या करता है, इसेंशियल है, जो क्या करेगा, ग्रोथ की एक्टिविटी में हेल्प करेगा। मीन्स कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, जो भी खाना बना है उसमें ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, किसका, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म में। ऑक्सीजन नहीं रहा तो CO2 वाटर नहीं बन पाएंगे, ATP नहीं बन पाएगा। अगर हम लोग न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, माइक्रो हो गया, यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस फॉर द प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है, वो चाहे माइक्रो हो गया या मैक्रो हो गया एलिमेंट, ये क्या करते हैं, प्लांट में जो भी प्रोटोप्लाज्म है उनको बनाने में हेल्प करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म को बनाने में ही हेल्प करते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाने में हेल्प करते हैं और एक्ट एज द source of energy. In addition, every plant organism have optimum temperature
रेंज बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ। जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की सनलाइट आ रही है तो सब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, नहीं, सब कुछ नहीं है। इनके पास खुद का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है कि इनको कितनी इंटेंसिटी की सनलाइट चाहिए, उस पर ये अपना खाना बना ले, उससे ज़्यादा उनको नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही है सनलाइट की तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोटो ऑक्सीडेशन होने लगेगा, मीन्स जो भी क्लोरोफिल वगैरह होंगे वो टूटने लगेंगे। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल फॉर इट्स सर्वाइवल। अगर थोड़ा सा भी ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे पीछे हुआ, अगर ज़्यादा हो गया टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके लिए सर्वाइवल के लिए, इनके लिए मौत का कारण बन सकता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट हो गया, ग्रेविटी ऑल्सो इफेक्ट द सर्टन फेजेज एंड स्टेज ऑफ लाइफ। अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल सिग्नल में, जैसे लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये भी क्या करते हैं, सर्टन फेज है जो लाइफ के ग्रोथ में जो फेजेस हैं उनमें इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आगे है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, प्री डिफरेंशिएशन। मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल जो आगे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही जो मेच्योर सेल हैं इनके पास फिर से कैपेसिटी हो जाए डिवाइड करने के लिए, तो क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन जो फिर से जिनको डिवीजन करने का मौका मिला, फिर से उनसे छीन लिया गया, फिर से उनको परमानेंट बना दिया गया, उसे क्या बोलते हैं, री डिफरेंशिएशन। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ, राम रूट एपिकल मेरिस्टम एंड सैम, ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम। इनमें क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं परमानेंट सेल बनेंगे, जैसे कॉर्टेक्स के सेल हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं मेडुलरी रे हो गया, मेडुलरी रे, ठीक, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ठीक है, पिथ हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब इन्हीं सेल में क्या हो गया, फिर से कैपेसिटी आ जाए डिवीजन करने की, फिर से कैपेसिटी क्या मिल जाए, ये परमानेंट हो चुके हैं, इनको पता चल गया इनका काम क्या है, फिर से इनके पास कैपेसिटी आ जाए खुद को डिवाइड करने के लिए। रिगेन द कैपेसिटी, यहाँ पे बोल सकते हैं रिगेन कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है, फिर से डिवाइड करने की कैपेसिटी वापस मिल जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पे समझ जाइएगा। लेकिन इनमें से तो ये हो गया, लेकिन जो डी डिफरेंशिएशन है इसमें तो इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, खूब डिवाइड कर, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए, इनका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ये होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, कॉर कैम्बियम हो गया, याद रखिएगा। एक्सेप्ट कौन नहीं होगा, एक्सेप्ट में लिखा रही हूँ, कौन नहीं होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, यहाँ पे कौन नहीं प्रेजेंट होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं होगा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सबको ही जानता होगा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या है, मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, हम स्टेम में जानते हैं कि जो जाइलम है, फ्लोएम है, वो कॉन्जुगेट ऑर्डर में होते हैं, मीन्स इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए बीच में पिथ है, ठीक है, यहाँ पे जाइलम है, फ्लोएम है, इस तरीके से है, ठीक है, ये क्या हो गया, जाइलम अंदर के साइड, ये फ्लोएम हो गया, इनके बीच में क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ताकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सके, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये बोल सकते हैं हम, यहाँ पे जाइलम है ये वाला, और ये क्या है, फ्लोएम, ये बीच में क्या है, कैम्बियम है, ठीक है, ये फ्लोएम हो गया। फिर देखते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या है, फ्लोएम, ये जाइलम है, यहाँ पे बीच में क्या है, कैम्बियम है, इनमें ओपन ग्रोथ हो रहा है, मैं डाइकॉट का स्टेम बोल रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि जब डी डिफरेंशिएशन हुआ उस टाइम जो होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या है, दो कैम्बियम, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है कि दो यहाँ पे जो वेस्कुलर, यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कैम्बियम है, उनके बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा आगे चल के, तो ये क्या, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे। लेकिन ये जब जाइलम फ्लोएम एक ही एक्सिस पे है, एक ही एक्सिस पे, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा, सेकेंडरी ग्रोथ बगल बगल में हो रहा है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं कि ये तो अब ये बन चुके हैं, लेकिन अब ये क्या होने वाले हैं, परमानेंट होने वाले, अगेन परमानेंट, ये अगेन क्या होने वाले हैं, परमानेंट होने वाले हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन, क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल जैसे है, एग्जाम्पल में लिख रही हूँ, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, फाइबर, फैलम, ठीक है, वो कॉर्क की बात कर रही हूँ। ये सब क्या है,
रीडिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट हैं। देखिए पहले क्या होता है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। पहले आपका रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, ये इनके पास कैपेसिटी थी खुद को डिवाइड करने की, माइटोसिस धूम धूम के कर रहे थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इनके जितने भी सेल होंगे सब क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, सबके पास कैपेसिटी होगी, नहीं। इनके कुछ डॉटर सेल ऐसे भी होंगे जो आगे चल के परमानेंट होना चाहते हैं, हमको आगे डिवीजन नहीं करना, हमको हमारा काम बता दिया जाए, वो क्या हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ डॉटर सेल आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो गए, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस कर लिए। जैसे एग्जाम्पल हो गया कॉर्क हो गया, पिथ हो गया, मिडलरी रे हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ठीक है। लेकिन इन कुछ समय बाद देखा गया कि इनके पास फिर से कैपेसिटी हो गई डिवाइड करने की। अभी तो फिलहाल ये क्या है, परमानेंट हो गए हैं, डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये परमानेंट हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ समय बाद इनके पास फिर से कैपेसिटी, वही फिर से ताकत मिल जाएगी खुद से डिवाइड करने की, तो ये रिगेन कर जाएंगे कैपेसिटी टू डिवाइड। इसे हम क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन। जैसे एग्जाम्पल क्या है, क्या बनाएंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, कॉर कैम्बियम हो गया, लेकिन क्या नहीं बनाएंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं बनाएंगे। ओके, फिर क्या होता है, कुछ समय बाद जो ये बन चुका है, इनके पास फिर से कैपेसिटी खत्म हो जाएगी इनकी, इनको फिर से परमानेंट बना दिया जाएगा। फिर से क्या कर रही है, फिर से वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रीडिफ्रेंशिएशन। पहले क्या था, पहले इनके पास कैपेसिटी डिवाइड करने की, कुछ टाइम बाद ये क्या चाहते थे, खुद डिफ्रेंशिएट होना चाहते थे कि हमको हमारा काम बता दिया जाए, परमानेंट होना चाहते थे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। लेकिन ये जो भी बना हुआ है यहाँ पे, ये परमानेंट हो गया, लेकिन इनके पास फिर से एक कैपेसिटी मिल गई कि तुम अभी भी डिवाइड कर सकते हो। वो प्रोसेस क्या है, डी डिफ्रेंशिएशन है। क्या बना है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। लेकिन अब इनके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं, अब इनको परमानेंट होना, आगे चल के जो भी इनसे कैपेसिटी दी गई थी डिवीजन करने की, वो छीन ली जा रही है। तो क्या हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, रीडिफ्रेंशिएशन। और क्या बनेंगे लास्टली, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, फाइबर, फैलम, ये सब बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। द सेल डिराइव फ्रॉम, कौन से सेल, कहाँ से सेल, देखिए, cell derived from the root apical and shoot apical meristem and the cambium differentiate and mature to perform a specific function. This act to the leading to maturation system is differentiation. सेल को कहाँ से निकाला गया, सेल को डिराइव किया गया है रूट एपिकल मेरिस्टम से, शूट एपिकल मेरिस्टम से, साथ में कैम्बियम से निकाले गए हैं, ताकि इनको क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, इनको मैच्योर कर दिया जाए, इनको परमानेंट कर दिया जाए किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसे क्या बोलेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू अ मेजर स्ट्रक्चरल चेंज बोथ इन द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो जो सेल है ना, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस में जाता है बोथ। ठीक है, क्या होता है, वहाँ पे सेल वॉल में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, साथ में उसके प्रोटोप्लाज्म में भी चेंज देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म द ट्रैक्री एलिमेंट द सेल वुड लूज इट्स प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर इनको बोल सकते हैं ऐसा एलिमेंट बनाए, जैसे जाइलम का कंपोनेंट देखते हैं कि मोस्टली क्या होता है, डेड होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, जो उनका प्रोटोप्लाज्म होता है वो खत्म हो जाता है। दे आर ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू अ लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर द एक्सट्रीम टेंशन। देखिए क्या है, ये जाइलम है, यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि इनको लॉन्ग डिस्टेंस पे वाटर का कंडक्शन कराना, वाटर मिनरल का कंडक्शन कराना है। तो किसके बने हुए इनके जो सेल वॉल किससे बने हुए हैं, हम जानते हैं कि जो ट्रैकेल एलिमेंट है, ठीक है, ट्रैकरी एलिमेंट जो है, जैसे जाइलम के ऐसा तो है नहीं कि एक ही एलिमेंट, वहाँ पे 4 एलिमेंट हमने पढ़ा था, 3 क्या थे इनमें डेड थे, एक ही जो था वो लिविंग था। ओके, तो उनमें हमने देखा कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किससे बने हुए हैं, लिग्निन से बने हुए, लेकिन उनके वो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किससे, सेल वॉल से बना हुआ है। और इनको लॉन्ग डिस्टेंस पे एक्सट्रीम टेंशन रहने के बावजूद भी इनको लॉन्ग डिस्टेंस में वाटर का कंडक्शन कराना है। ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर यू इनकाउंटर इन प्लांट टू द फंक्शन दे परफॉर्म। आप इसको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप इसको जाइलम वाला जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तब आप इसको ईजिली कोरिलेट कर पाएंगे। प्लांट्स शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल। यहाँ पे देखिए जो जिंदा लिविंग डिफ्रेंशिएटेड, यहाँ पे जो पहले से मैच्योर हो चुके हैं, उनको पता चल गया कि उनका काम क्या है। डिफ्रेंशिएटेड सेल दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ द डिवीजन अंडर द सर्टेन कंडीशन। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज द डी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, एक दूसरा फिनोमिना देखने को मिलता है प्लांट में कि जो ऐसे सेल थे जो पहले से डिफ्रेंशिएट हो गए, जो परमानेंट हो चुके हैं, जिनके पास कैपेसिटी नहीं था डिवीजन करने का, लेकिन उनको फिर से रिगेन, उनको फिर से मिल गया कैपेसिटी टू डिवीजन करना कुछ सर्टेन कंडीशन में। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। बेस्ट एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया पहला, दूसरा हो गया कॉर कैम्बियम। ठीक है, याद रखिएगा, इंट्रा नहीं होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रे वाले को हटा दीजिएगा।
फॉर्म फुली डिफरेंशिएटिंग पैरेन्काइमा सेल, ये क्या बनाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, पैरेन्काइमा का सेल बनाएंगे। वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टेम टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल दैट वंस अगेन लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दैट गेट द रीडिफरेंशिएट। देखिए जब ऐसा काम करते हैं ये, ठीक है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम हो गया, कॉर कैम्बियम हो गया, आगे इनको क्या मिल गया है, कैपेसिटी टू डिवीजन करने का। जब ये डिवीजन करके पैरेन्काइमा के जो सेल बनाते हैं, इस समय क्या होगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वंस अगेन फिर से ये लॉस कर जाएंगे कैपेसिटी टू डिवाइड और फिर से मैच्योर हो जाएंगे अपनी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। इसे हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। लिस्ट सम ऑफ द टिश्यू इन द ओडी डाइकोटिलिडियन प्लांट दैट आर प्रोडक्ट ऑफ द रीडिफरेंशिएशन। हाँ हम जानते कौन है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, फाइबर हो गया, फैलम हो गया, कॉर्क हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी, हम क्या बोल सकते हैं कि रीडिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट हैं। हाउ डू यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर, ट्यूमर के लिए आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए ट्यूमर कहीं पे भी हो सकता है बॉडी में, एनिमल को भी हो सकता है, प्लांट को भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि किसी के हाथ में ट्यूमर है या किसी प्लांट के ऐसे सेल में ट्यूमर है जो परमानेंट था पहले, लेकिन फिर से उसके पास क्या हो गया, डिफरेंशिएशन करने की जो कैपेसिटी थी, जो परमानेंट था, उसके पास फिर से मेरिस्टेमेटिक वाली एक्टिविटी मिल गई। कोई प्लांट था, मान लीजिए ये सपोज करिए कोई प्लांट है, उसके इस वाले पार्ट में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, ठीक है। यहाँ तो परमानेंट था ना, जो स्टेम बन रहे हैं ये तो परमानेंट है, लेकिन इस वाले पार्ट में अगर कुछ सेल एक साथ इकट्ठा हो गए और यहाँ पे कंटिन्यूसली डिवीजन शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके जो परमानेंट टिश्यू थे अब उनके पास कैपेसिटी हो गई, रिगेन कर गए कैपेसिटी टू डिवाइड। तो ये क्या हो गया, इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे ट्यूमर सेल के लिए। क्योंकि अगर बात करती हूँ मैं एनिमल में, मान लीजिए किसी इंसान के गले में हो गया ट्यूमर या हाथ में हो गया, कहीं हो गया, तो ये जो पार्ट है उनके वो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। अभी आके डिवाइड नहीं कर सकता, ये परमानेंट हो गए, लेकिन परमानेंट टिश्यू के पास फिर से एबिलिटी हो गई सेल डिवीजन करने की। अभी कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है ट्यूमर में, यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट ऑफ इनहिबिशन देखने को नहीं मिलता है। इनको कुछ नहीं पता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, सेल डिवीजन करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। What would you call the parenchyma cell that are made to divide under the control laboratory condition during the plant tissue culture? ठीक है, आप क्या कहेंगे जो पैरेन्काइमा का जो सेल है, ठीक है, पैरेन्काइमा का जो भी सेल होगा, मान लीजिए मेसोफिल की सेल की बात कर रही हूँ, ये क्या है, पैरेन्काइमा का जो सेल है उसको अपना काम पता चल गया, मेसोफिल के सेल को उनको अपना काम पता है, पैरेन्काइमा के जो सेल है उनको अपना काम पता है, तो क्या हो गया, वो परमानेंट है, ठीक है, याद रखिएगा वो परमानेंट है। लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ लेबोरेटरी कंडीशन में क्या हुआ, लैब में उनके पास कंडीशन में रखा गया कि वो फिर से डिवाइड करने लगे, फिर से उनके पास कैपेसिटी हो गई डिवीजन करने की, तो ये इसको क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको भी डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ओके। Recall in the section 13.1.1 we have mentioned that the growth in plant is open। हम जानते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है ओपन होता है। That it can be indeterminate or the determinate। ये indeterminate है, क्यों ओपन है, क्योंकि इनके पास मेरिस्टेम सेल होते हैं जो कंटिन्यूसली थ्रू आउट इनकी पूरी जिंदगी भर क्या करते हैं, हाइट बढ़ाते हैं, इनमें ग्रोथ शो करते हैं। नाउ we may say that the even differentiation in plant is open because the cell tissue arising out of the same meristem have different structure at maturity। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जब डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, जब यहाँ पे सेल बोल सकते हैं परमानेंट हो गए, उनको अपना काम पता हो गया, ओपन टाइप जो यहाँ पे सेल डिवीजन, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक के सारे सेल हमेशा उनके पास कैपेसिटी नहीं होगी डिवीजन करने की। कुछ सेल क्या होते हैं यहाँ पे परमानेंट होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अगर शूट, मान लीजिए यहाँ पे रूट है, ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेम है और यहाँ पे शूट है, यहाँ मेरिस्टेम है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे यही प्लांट की हाइट इतनी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ है, इतना सेल बढ़ तो गया है, लेकिन यहाँ पे अब इसके टिप पे ही मेरिस्टेम प्रेजेंट है, ये तो परमानेंट हो गए। यहाँ पे जो टिप पे प्रेजेंट था मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, अब यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब जो भी यहाँ से इतने दूर इतने जो सेल बनी है क्या हो गए, परमानेंट हो चुके हैं। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि जो ओपन टाइप का सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है प्लांट्स में, उनमें जो सेल होते हैं वो आगे चल के डिफरेंट स्ट्रक्चर का बना लेते हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योरिटी मीन्स वो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ द सेल एंड टिश्यू ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन। जब फाइनल स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे अभी हमने देखा, तब हमें पता चलता है कि कौन से सेल यहाँ पे परमानेंट है और कौन से मेरिस्टेम है, ओके। फॉर एग्जाम्पल सेल पोजीशन away from the root apical meristem differentiate as the root cap cell while those pushing to the periphery mature as the epidermis। अभी मैंने ये स्ट्रक्चर ये भी बनाया था कि यहाँ पे कौन है,
शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे रूट कैप होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पे देखेंगे रूट और शूट दोनों बढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम है, लेकिन हम जानते हैं जो रूट एपिकल मेरिस्टम उसके पास रूट कैप होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से इतने दूर का जो भी यहाँ पे सेल बढ़े, अब ये क्या है, परमानेंट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो रूट कैप है ये भी डिफ्रेंशिएट हो गया है, इसको भी पता चल गया कि इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है टिप को, रूट के टिप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और उसको ज़मीन के अंदर लेके जाना है, पुश करना है, इनसाइड द सॉइल करना है। ठीक है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, मैच्योर होते हैं, किससे बने होते हैं ये जो यहाँ पे रूट कैप है ये बने होते हैं एपिडर्मिस के सेल से बने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि प्लांट तो ओपन टाइप का यहाँ पे सेल डिवीजन करता है, लेकिन जो मेरिस्टम सेल हैं इनके जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, आगे चल के ये भी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योरिटी पे ये भी क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, इनको पता चल जाता है इनका काम क्या है, ये भी अपना काम करने लगते हैं। तो उनके लिए क्या कहा जाए, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरिस्टम के जो सेल हैं और भी आगे डिवीज़न कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेल की पोजिशन है रूट एपिकल मेरिस्टम से जो सेल की पोजीशन है, आप वहाँ से देखेंगे कि कुछ सेल वहाँ से डिफ्रेंशिएट हो गए। ठीक है, उन्होंने अपना काम देख लिया कि उनका काम क्या है, जैसे उन्होंने क्या बना लिया, रूट कैप बना लिया है। जो रूट कैप है वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर में क्या करते हैं, रूट को अंदर लेके जाते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं साथ में। इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो पुश करते हैं पेरीफेरी से, मैच्योर सेल से, और किससे बने होते हैं, एपिडर्मिस से। कैन यू ऐड few more example of the open differentiation correlating the position of the cell to its position at the organ? हाँ, अगर आप शूट की एपेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई कैप तो नहीं है, बट शूट में जब भी ग्रोथ होगा, जब भी मेरिस्टम सेल डिवीज़न करेंगे तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे उसकी भी हाइट या लेंथ बढ़ेगी। जो मेरिस्टम सेल होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी, कहीं आगे चली जाएगी, और बीच में जो भी सेल बनेंगे वो डिफ्रेंशिएटिंग सेल होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट दो प्रोसेस से बना होता है, ग्रोथ होगा प्लस डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डेवलपमेंट इज द टर्म दैट इंक्लूडेड द ऑल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म गोइंग थ्रू इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस। ठीक है, क्या होता है डेवलपमेंट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, उसका काम क्या क्या है उसको बता दिया जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, और एक समय बाद जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जितनी भी चेंजेस होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जब से उसका जन्म हुआ मौत तक, डेथ तक, ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक हम बोल सकते हैं, जो भी चेंजेस हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। जब से उसकी लाइफ साइकिल चली है जीवन की, जब भी सीड ने जर्मिनेट किया है, सीड आपने उठाया, उसको ज़मीन में अच्छा फेवरेबल कंडीशन देके जर्मिनेट कराया, तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट शब्द इस्तेमाल हो गया, क्योंकि इसका अब जन्म हो चुका है, अब इसमें सेटलिंग हो गया है। अब यहाँ से जब तक ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, जब तक ये रिप्रोडक्शन वगैरह सब कुछ करने के बाद जब ये बूढ़ा हो जाएगा, सेनेसेंस हो जाएगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी चेंजेस आए हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। Diagrammatic representation of the sequence of the processes which constitute the development of the cell of the higher plant in a given figure. It is also applicable for tissue and organ. ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, एप्लीकेबल है टिश्यू और ऑर्गन के लिए। जैसे यहाँ देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल थी, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, उनमें क्या हुआ, उनके प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुए, एक सेल इतना छोटा था फिर बड़ा हो गया। अब आगे क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा। जब भी सेल डिवीज़न होगा मेरिस्टेमेटिक सेल में, तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेल ही उनके पास कैपेसिटी हो सेल डिवीज़न करने की, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है, एक सेल परमानेंट हो जाएगा, दूसरा सेल मेरिस्टेमेटिक होगा, वो सेल परपिनेट कर लेगा। मीन्स कि अभी जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, एक से दो सेल बने, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ हुआ, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ यहाँ पे, तो आगे चल के जब दो सेल बने तो एक तो परमानेंट हो गया, एक आगे चल के अपना डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस करेगा, दूसरा फिर से सेल डिवीजन करेगा। मीन्स मेरिस्टेम मॉलिक कैपेसिटी है, अभी भी उसके पास ये कैपेसिटी है सेल डिवीजन करने की, ठीक है, सेल परपिनेट कर लिया। वो जो डिफ्रेंशिएशन कर रहा है उसमें क्या होगा, सेल की साइज इंक्रीज होगी, एक्सपेंशन होगा, आगे चल के मैच्योरेशन हो जाएगा, मीन्स परमानेंट हो जाएगा, और उसको अपना काम पता अपना काम करेगा। जब एक टाइम बाद मैच्योर हो जाएगा, कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जो पत्ती एक बार बन चुकी हैं प्लांट में, अपना काम कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस की, परमानेंट हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बने हुए हैं। कभी यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम रहा होगा, फिर आगे चला होगा, फिर यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होंगे, यहाँ से लीफ निकला होगा, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं मेरिस्टेम सेल से ही बने होंगे, परमानेंट हो गए हैं। लेकिन क्या पूरी लाइफ टाइम तक, जब तक प्लांट, जब तक ये ट्री होगा, मान लीजिए मैंगो का प्लांट है ये, जब तक ये मैंगो का प्लांट होगा तब तक क्या ये पत्ती पूरी लाइफ टाइम तक रहेगी? नहीं, कुछ समय बाद क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगी, पेड़ से झड़ जाएगी, पीली हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। ओवरऑल ये क्या हो जाएगी, ज़मीन पे ही गिर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल है
उनमें क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्म, उसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के बाद आगे चल के सेल डिवीज़न हो जाएगा जब साइज़ बढ़ गई, ठीक है। हम तो पहले से जानते हैं सेल डिवीज़न में क्या होता है, पहले सेल का ग्रोथ होगा, फिर आगे चल के सेल का डिवीज़न हो जाएगा। जब सेल का डिवीज़न होता है मेरिस्टेमेटिक सेल में, तो एक जो डॉटर सेल होगी वो परमानेंट हो जाएगी, दूसरी सेल क्या है, अभी भी उसके पास कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू डिवाइड, अभी भी इसके पास कैपेसिटी है डिवाइड, तो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल जैसा काम करेगी, फिर से सेल डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगी, अपने जैसा फिर 2 सेल बनाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ परपिन्यूएट कर ली है सेल, अपने आप को फिर से पहले जैसा कर ली है। लेकिन जो दूसरी सेल है वो परमानेंट हो गई है, वो आगे चल के क्या होगी, फिर से एक्सपेंशन करेगी, इलोंगेट होगी, ठीक है। हम जानते हैं इलोंगेशन होगा, उसमें साइज, सब कुछ जो ऑर्गेनल्स है उनकी साइज़ बढ़ेगी, जो डिवाइड करेगा उसकी साइज छोटी होगी। मेरिस्टेमेटिक सेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक जोन में, ठीक है। वहाँ पर जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होगा बहुत ज़्यादा रिच होगा, वहाँ पर जो न्यूक्लियस होंगे वो बड़े होंगे, लेकिन अगर इलोंगेशन जोन की बात करेंगे, इनमें जो ऑर्गेनल्स होंगे उनकी साइज़ बड़ी होगी, सेल का साइज इंक्रीज होगा, कुछ टाइम बाद फिर इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा, इनको मैच्योर कर दिया जाएगा, इनका काम इनको पता हो जाएगा। जब ये मैच्योर सेल हो जाएंगे, अपना काम करते रहेंगे, एक समय बाद ये बूढ़े हो जाएंगे, फिर इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। यही होता है, ये सीक्वेंस है किसमें, डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट के सेल में यही सीक्वेंस है। Plant follow different pathway in response to the environment or the phase of life to form the different kind of structure. This ability is called plasticity, ठीक है। जो प्लांट है ये डिफरेंट पाथवे अपनाते हैं इन्वायरमेंट या फिर जो भी उनके लाइफ के जो फेजेस हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, अगर कुछ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, कहीं अगर पानी में है तो कहीं हवा में है, तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा प्लांट का अलग होगा। अगर कभी जुवेनाइल फेज में है, जैसे बोल सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, अभी वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हुए हैं, जुवेनाइल फेज का मतलब यही होता है कि अभी वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उस फेज में उनका कुछ और स्ट्रक्चर होगा, जब वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। तो प्लांट इस टाइप के जो डिफरेंट टाइप के पाथवे है रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, चाहे इन्वायरमेंट के लिए दिखाएंगे या फिर हम बोल सकते हैं फेस के लिए दिखाए, जो भी उनके लाइफ में जो फेजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। जैसे एग्जांपल दिया गया है, बेस्ट एग्जांपल है क्या है, हेट्रोफिली इन द कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर। इन सच प्लांट द लीफ ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप बट फ्रॉम दोज इन द मेच्योर प्लांट, ठीक है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या है, कॉटन है, आप इससे याद रखिए LCC, क्रिकेट सबको ही देखता है, BCC याद तो रहता है ना सबको, LCC से याद करिए। L फॉर क्या हो गया, लैक्सपर, ठीक है। C फॉर कॉटन, दूसरे C से क्या होगा, कोरिएंडर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लैक्सपर हो गया, कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया, इनमें जो हेट्रोफिली देखने को मिलती है, इनके पत्तियों में, हेट्रो का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। फिली का मतलब होता है पत्ती में, इनकी जो पत्तियां हैं लीव्स है उनमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगा इनको, इनके जो लाइफ का फेज है, ठीक है, जो फेजेस ऑफ लाइफ है वहाँ देखने को मिलेगा कि जुवेनाइल फेज में कुछ और थे, लेकिन जब ये मैच्योर हो गया, एडल्ट हो गया, उसमें इनकी लीफ का देखेंगे स्ट्रक्चर अलग हो गया, जैसे कि ये वाला फेजेस वाला है, ठीक है। ये हेट्रोफिली शो करता है कौन कौन, लैक्सपर, कॉटन और कोरिएंडर। जुवेनाइल फेज में देखिए कि लीफ बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडल्ट में क्या हो गया, पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट हो गई। तो यहाँ पे जुवेनाइल फेज है और एडल्ट है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, हेट्रोफिली देखने को मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। आगे देखते हैं। On the other hand, difference in the shape of the leaf in air and those produced in water in the butter cup is also represented as the heterophilous development due to the environment. This phenomena of the heterophily is called या example of plasticity। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ये लैक्सपर लिखा गया है इसके लिए, ओके। ये बटर कप है, बटर कप में क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स जब एयर में हम बात कर रहे हैं, एयर में उनकी पत्तियां अलग होंगी, लेकिन वाटर में देखेंगे पत्तियां क्या हो गई हैं, डिफ्रेंशिएट हो गई, एकदम पतली पतली हो गई हैं। देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि एयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटर में क्या प्रॉब्लम है, वाटर में ये होता है कि जब भी पानी बहेगा इन पत्तियों को क्या करेगा, फाड़ देगा, ठीक है, बीच से इनको एकदम फाड़ देगा। तो यहाँ पे क्या वो पत्तियाँ अपने आप को चेंज कर ली हैं। इस टाइप को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि जो हेट्रोफिली देखने को मिल रही है यहाँ पे इन्वायरमेंट के अगेंस्ट देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले में हमें किस वजह से देखने को मिल रहा था, पहले वाले में हम बोल सकते हैं देखने को मिल रहा था जो जुवेनाइल फेज था, एडल्ट था, यहाँ पे हमको हेट्रोफिली देखने को मिल रही थी। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट पाथवे यहाँ पे प्लांट अपनाते हैं, या तो उनके जो भी लाइफ साइकिल में जो भी फेजेस आते हैं उसके अगेंस्ट, या फिर बोल सकते हैं जिस हैबिटेट में रहते हैं उसमें, ठीक है। पहले में हमको ये देखने को मिला कि जो भी फेजेस हैं, जुवेनाइल फेज हो गया, एडल्ट फेज हो गया। जुवेनाइल ऐसा फेज होता है जहाँ पे प्लांट
अभी बच्चा है, इमेच्योर है, ठीक है, अभी रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव है। अडल्ट में क्या है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आप याद रखिए ट्रिक से LCC, L फॉर लैक्सपर हो गया, दूसरा C से क्या होगा, कॉटन हो गया, फिर कोरिएंडर हो गया, ठीक है। इनमें क्या होगा, जुवेनाइल फेज में आपको पत्तियाँ इस तरीके से देखने को मिलेंगी, अडल्ट में क्या होगा और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। इस टाइप का जो हेट्रोफिली शो कर रहा है ये भी एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का, लेकिन ये किसके लिए है, ये फेजेज ऑफ लाइफ, ठीक है, जो लाइफ के फेजेस हैं उनके लिए है। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे हेट्रोफिली बटर कप का, ठीक है, ये एग्जाम्पल बटर कप से याद रखिए। बटर कप में क्या होगा, पानी होगा, तो इसको याद रखने का ट्रिक है, कप से याद रखिए कि पानी और एयर में आपको अलग टाइप का लीफ देखने को मिलेगा। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है यहाँ पे एयर में, तो यहाँ पे पत्तियाँ बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड हैं, लेकिन वाटर में देखेंगे पत्तियाँ खत्म हो चुकी हैं, मीन्स अपने आप को इतनी छोटी कर दी हैं कि ये बची रहें। जब भी वाटर फ्लो होगा तो उसी के डायरेक्शन में, उसी के करंट में क्या करेंगे, ये भी फ्लो कर पाएंगे। लेकिन इस टाइप की अगर पत्ती को पानी में रख दिया जाए तो पानी जब भी हाई फ्लो में रहेगा, स्पीड उसकी ज़्यादा रहेगी, तो इन बीच बीच में पत्तियों को फाड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी यहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है पत्तियों में, वो किसके अगेंस्ट है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया, हेट्रोफिली का हो गया। आगे देखते हैं, थस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। हाँ, ग्रोथ हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डेवलपमेंट, एक तीनों एक ऐसे टर्म्स हैं एक दूसरे से बहुत क्लोजेस हैं। ग्रोथ में क्या होगा कि प्लांट में साइज जो भी है, इंडिविजुअल सेल की बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, अगर हम लोग प्लांट की हाइट की बात करते हैं तो लेंथ होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो भी हाइट बढ़ रही है उनमें जो सेल होंगे वो भी क्या हो रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं। और डेवलपमेंट में क्या होगा कि ग्रोथ तो होगा ही साथ में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी होगा, दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसीडर एज द सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम डेवलपमेंट को इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्लांट की बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, साथ में डिफरेंशिएट भी हो रहे हैं। डेवलपमेंट इन प्लांट इन बोथ, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको यहाँ पे टिक कर लीजिए। डेवलपमेंट इन प्लांट इन बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हो रहा है प्लांट में, वो किसके कंट्रोल में होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर के। द फॉर्मर, देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करते हैं, बोथ इंट्रासेलुलर जेनेटिक होगा, इंटरसेलुलर फैक्टर जो होगा केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा। इंटरसेलुलर का मतलब सेल के अंदर, ठीक है, ये क्या है, सेल के अंदर, इसका मतलब जेनेटिक होगा, जेनेटिक कंट्रोल होगा। अगर इंटरसेलुलर, एक सेल से दूसरे सेल में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, वो कौन होगा, PGR होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा। वाइल द लेटर इंक्लूडेड द लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, उनमें लाइट होगा, टेम्परेचर फैक्टर होगा, वाटर, ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे न्यूट्रिशन होगा, ये सब का रोल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी प्लांट में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो दो वजह से हो रहा है, दो फैक्टर उस पर इफेक्ट करेंगे, एक इंट्रिंसिक होगा, दूसरा एक्सट्रिंसिक होगा। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होगा उनमें भी दो टाइप के होंगे, अगर सेल के अंदर है तो वो जेनेटिक है, जेनेटिक कंट्रोल होगा। अगर दो सेल के बगल बगल में हो रहा है तो इसका मतलब वो इंटरसेलुलर फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या फिर बोल सकते हैं फाइटो हार्मोन, ठीक है, प्लांट के हार्मोन। अगर लेकिन बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो लाइट है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ओके। ये वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे। चलिए आज वाला जितना हम लोग पढ़े आज रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, चलिए रिवाइज कर लेते हैं आगे। कौन कौन से कंडीशन है जो ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट के, वाटर इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। वाटर का काम क्या होता है, पहला कि जो भी सेल की साइज इंक्रीज हो रहा है, उनका प्रोटोप्लाज्म जो इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वाटर क्या है, सबसे ज़्यादा कंटेंट है। जब भी वाटर प्रेजेंट होगा, जो सेल होंगे वो टर्जिड हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे और अपने आप एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वाटर क्या है, एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट को, जो भी ग्लूकोज बन चुका है उनका ब्रेक डाउन कराएंगे, CO2 वाटर और प्लस ATP एनर्जी यहाँ से बनेगा। तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे। न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, माइक्रो हो गए या फिर माइक्रो एलिमेंट हो गए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सिंथेसिस करते हैं प्रोटोप्लाज्म और एक सोर्स है एनर्जी के। इसके अलावा जो प्लांट है उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए, इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो उनके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा खतरा, उनकी मौत हो सकती है, ठीक है। तो उनको एक ऑप्टिमम रेंज तक ही उनको टेम्परेचर चाहिए। इन्वायरमेंटल के सिग्नल और है जैसे कि लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये डिफरेंट फेजेस में देखने को मिलते हैं ग्रोथ में। फिर हमने देखा कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो सेल होंगे वो रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम से निकाले जाएंगे। आगे चल के ये जो
सेल हैं उनसे बने होते हैं। आगे चल के ये सेल क्या करते हैं, खुद को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के टाइम कुछ स्ट्रक्चर चेंज देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेल वॉल में, प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रैकरी एलिमेंट की, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट होते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म को मैच्योरिटी पे क्या करते हैं, लूज कर जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, इलास्टिक हो जाते हैं। इनमें सेकेंडरी जो सेल वॉल बनती है वो किससे होती है, लिग्निन की जो प्राइमरी होता है वो सेलुलोज से बना होता है। इनका मेन काम क्या होता है, वाटर मिनरल का कंडक्शन कराना, फ्रॉम रूट टू जो डिफरेंट पार्ट है वहाँ कराना। मीन्स इनको लॉन्ग डिस्टेंस तक यहाँ पे यात्रा तय करनी पड़ती है। इसके अलावा हम इनका देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम जो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना है यहाँ से देखते हैं कि जो राम है या श्याम, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया। इनमें जो सेल में डिवीजन होगा, 2 सेल बने एक सेल से, लेकिन दोनों सेल के पास कैपेसिटी नहीं डिवीजन करने की। एक सेल क्या करेगा, आगे डिवीजन करेगा, दूसरा परमानेंट हो सकता है, डिवीजन भी कर सकता है। अगर ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो कर रहा है तो डिवीजन करेगा, लेकिन अर्थमेटिक में क्या होगा, एक सेल जो होगा आगे चल के परमानेंट हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूसली डिवीजन करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, क्या बना लेंगे, परमानेंट टिश्यू बना लेंगे, जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया, पिथ हो गया, मिडिलरी रे हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम है, ओके। फिर क्या देखने को मिलता है कि एक दूसरा फिनोमिना है प्लांट में, उसे बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। जो परमानेंट, जो मेच्योर या बोल सकते हैं जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, वो अपनी कैपेसिटी तो खत्म कर चुके थे डिवीजन करने की, लेकिन उनके पास फिर से कैपेसिटी आ गई है डिवीजन करने की कुछ सर्टेन कंडीशन में। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है, इंट्रा नहीं होगा। कॉर कैम्बियम है जो फुली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा के सेल है। यहाँ पे देखिए जो ये सेल बने हुए हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो गए, जो परमानेंट हो चुके हैं, अब इनको फिर से एक बार कैपेसिटी, इनको फिर से एक बार रिगेन कर लिए कैपेसिटी टू डिवीजन करने की। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम हो गया, कॉर कैम्बियम हो गया, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम को छोड़ के, ठीक है। आगे देखते हैं रीडिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, जो ये टिश्यू हैं, जो ये सेल हैं, ये फिर से ये जो कैपेसिटी थी डिवीजन करने की, इसे लॉस्ट कर जाएंगे। इसे क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। एग्जांपल है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, फाइबर हो गया, फेलम हो गया, जिसे हम बोल सकते हैं कॉर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा रीडिफ्रेंशिएशन में कि जो अब तक ये सेल जो मेरिस्टम की तरह काम कर रहे थे, जिनको फिर से कैपेसिटी मिल गई थी डिवीजन करने की, अब ये आगे चल के फिर से परमानेंट होने वाले हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट होने वाले। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन। जो ट्यूमर के सेल हैं वो कहाँ होते हैं, हम बोल सकते हो परमानेंट सेल में होते हैं, और परमानेंट सेल के पास कोई भी डिफ्रेंशिएशन करने की कैपेसिटी नहीं है, बोल सकते हैं डिवीजन करने की कोई कैपेसिटी नहीं है, वो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड है, ओके, मैच्योर है। तो अगर उनके पास फिर से कैपेसिटी आ जाए डिवीजन करने की, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू फिर से अगर उनको मिल जाए, रिगेन कर जाए कैपेसिटी फिर से डिवीजन करने की, एक्टिव सेल हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन। अगर हम बात करते हैं पैरेन्काइमा के सेल, जैसे कि मेसोफिल के सेल हो गए लीफ में, अगर इनमें किसी कंडीशन में रखते हैं लैब में, किसी कंडीशन में फिर से इनके पास क्या हो गया, सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी आ गई, ये परमानेंट थे, फिर से इनको सेल डिवीजन कराया गया, इनसे कैलिस बनाया गया, तो ये आगे चल के क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस दिखाएंगे, डी डिफ्रेंशिएशन। परमानेंट सेल के पास फिर से रिगेन कर गया है कैपेसिटी ताकि डिवीजन कर सके किसी सर्टेन कंडीशन के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। प्लांट में हम बोल सकते हैं जो ग्रोथ है इंडिटरमाइंड है, क्योंकि ओपन टाइप का ग्रोथ होता है। इसके अलावा जो सेल है इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे रूट कैप देखेंगे, रूट कैप क्या है, जो एपिडर्मिस के सेल हैं आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, रूट कैप बना देते हैं, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रूट की, आप देखेंगे जो रूट कैप है उसकी डिस्टेंस भी पहले से दूर होती चली जाएगी। तो आप उसके पोजीशन से देख सकते हैं किस तरीके से सेल का डिवीजन हो रहा है। फिर देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में 2 शब्द हैं, ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन। डेवलपमेंट अकेले नहीं होता है, यहाँ पे ग्रोथ होता रहेगा सेल में, साथ में डिफ्रेंशिएट होते रहेंगे, मैच्योर होते रहेंगे। तो डेवलपमेंट को हम बोल सकते हैं जितनी भी चेंजेस आ रही है किसी ऑर्गेनिज्म में उसके लाइफ के दौरान, ठीक है। अगर मैं सीड की बात करूँ, सीड के जर्मिनेशन से लेके सीड के मौत तक जो भी बनेगा प्लांट, उसके सेनेसेंस तक, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। या किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी चेंजेस उसके लाइफ में हुए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। ग्रोथ होगा, मैच्योर होगा ऑर्गेनिज्म, डिफ्रेंशिएट होगा, डिफरेंट काम करेंगे उसके सेल, तो क्या होगा, वो डेवलपमेंट में कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू बताया गया है, मेरिस्टेमेटिक के जो सेल हैं आगे चल के इंक्रीज हुआ साइज, डिवीजन कर लिए, मींस सेल डिवीजन हो गया यहाँ पे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेल ही आगे चल के फिर से एक्टिवली
रिप्रोडक्टिवली मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह डिवीजन करे। क्या पता एक सेल क्या हो जाए, परमानेंट होना चाहिए, आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो गया है, मैच्योर हो गया और आगे चल के परमानेंट हो गया, लेकिन दूसरा सेल फिर से क्या करे, मेरिस्टेमेटिक सेल जैसी एक्टिविटी दिखा रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है, तो ये सेल परमानेंट हो गया। लेकिन जो परमानेंट हुआ है वो क्या करेगा, अपनी साइज को बढ़ाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेगा, मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर सेल क्या होंगे, कुछ समय बाद, जैसे लीफ हैं उनका कुछ समय बाद क्या होता है, वो पीले हो जाते हैं, पत्तियां टूट जाती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो सेनेसेंस हो जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, फिर उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। प्लांट है, एक बोल सकते हैं उनके पास एक एबिलिटी है जिसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी शो करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पाथवे के थ्रू इन्वायरमेंट को या फिर जो उनकी लाइफ के फेजेस हैं उनके अगेंस्ट अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ओके, जैसे एग्जांपल है LCC। ठीक है, LCC से याद रखिएगा, एल फॉर लैक्सपर हो गया, कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया। इनकी जो लीफ है जुवेनाइल फेज में, ठीक है, ऐसा फेज जहाँ पे ये रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव है, इमेच्योर फेज है। और एडल्ट फेज में देखेंगे पत्तियां जो हैं अलग अलग दिख रही हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट है। क्यों है, क्योंकि इनके जो फेजेस के अगेंस्ट इनमें क्या देखने को मिल रहा है, हेट्रोफिली देखने को मिल रहा है। हेट्रो मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंस है, फिली मतलब पत्तियों में यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कहाँ, फेजेस में, जुवेनाइल फेज में, एडल्ट फेज में, दोनों में यहाँ पे देखेंगे जो पत्तियां हैं जुवेनाइल फेज में बहुत सिंपल है, ज़्यादा उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है। लेकिन एडल्ट में देखेंगे ये पत्तियां क्या हो गई, डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं। तो ये किसके अगेंस्ट दिखा रहा है, जो फेजेस हैं लाइफ में, जो फेजेस आ रहे हैं इनके, उसके अगेंस्ट अपने ये लीफ के स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखा रहे हैं। एग्जांपल क्या है, LCC से याद करिएगा, लैक्सपर हो गया, कॉटन हो गया और कोरिएंडर हो गया। फिर देखते हैं हम लोग हेट्रोफिली किस में देखेंगे, अब बटर कप में देखेंगे। बटर कप से याद रखिएगा कि इन्वायरमेंट क्या गेन हो रहा है, कहीं एयर में एक बार पत्ती देखेंगे, एक बार वाटर हैबिटेट में देखेंगे। जब आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देखेंगे तो लीफ क्या है, एकदम डिफ्रेंशिएटेड है, पूरी तरीके से एक्सपेंड है, ठीक है, पूरी तरीके से फैली हुई है। लेकिन वाटर में देखेंगे ये जो पत्तियां पूरी तरीके से फैली हुई थी, अब देखिए ये कहीं दिखी नहीं रही है, एकदम बहुत सुकड़ी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पतली पतली सी यहाँ पे पत्तियां देखने को मिल रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एयर में कोई दिक्कत नहीं, एयर जहाँ चलेगा आराम से पत्तियाँ आराम से ईजिली क्या कर सकती हैं, इधर उधर मूव कर सकती हैं। लेकिन वाटर जो है कभी हाई स्पीड में फ्लो करेगा, कभी स्लोली करेगा, तो इनमें अगर इस टाइप की जो पत्तियाँ होंगी ये क्या हो जाएंगी, बीच बीच से इस तरीके से क्रैक आ जाएगा, फट जाएंगी बीच बीच से। तो वाटर हैबिटेट में क्या होगा, जो बटर कप की जो लीव्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगी इस टाइप के वाटर वाले हैबिटेट में। तो ये भी क्या है, एक हेट्रोफिली है। हेट्रोफिली का मतलब क्या है, पत्तियों में चेंज देखने को मिल रहा है। कोई अपने फेज में, अपने जीवन के फेज में चेंज दिखा रहा है, तो कोई अपने बोल सकते हैं इन्वायरमेंट या फिर अपने हैबिटेट के अगेंस्ट अपने लीफ में चेंजेस दिखा रहा है। अगर टेरेस्ट्रियल में देखेंगे तो पत्तियाँ एकदम एक्सपेंडेड हैं, लेकिन वाटर हैबिटेट में देखेंगे पत्तियाँ एकदम गायब हैं, पत्ती लगी नहीं रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको वाटर में रहना है, तो वाटर का जो भी बोल सकते हैं, वाटर हमेशा पानी के अंदर कोई रहेगा, तो पत्ती अगर रहेंगी तो कुछ समय तक रहेंगे तो सड़ जाएंगी। तो उनको अपने आप को इस तरीके से बना लेना है कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में ये भी इजीली मूव कर सके, टूटे ना। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्लांट है प्लास्टिसिटी दो चीज़ों में दिखा रहे हैं। पहला, फेजेस ऑफ दियर लाइफ, वो कौन होगा, जुवेनाइल और एडल्ट फेज में देखने को मिलेगा LCC, कौन हो गया, लैक्सपर हो गया, कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया। लेकिन अगर इन्वायरमेंट के अगेंस्ट दिखा रहे हैं, कौन दिखा रहे हैं, बटर कप, ठीक है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एयर में कुछ और है, वाटर हैबिटेट में कुछ और है। फिर देखते हैं जो ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, बहुत क्लोजली शब्द हैं, ये बहुत आसपास है, इनका जो भी अगर हम बोल सकते हैं डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। ग्रोथ में क्या होगा, सेल का स्ट्रक्चर चेंज होगा या बोल सकते हैं इंक्रीज होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि वो अपने काम के लिए उनको परमानेंट बना दिया जाएगा कि इनका काम है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि सेल ग्रो कर रही हैं, साइज बढ़ रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, ये सब कुछ किस में कंसीडर होगा, डेवलपमेंट में होगा। तो डेवलपमेंट क्या है, सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट जो प्लांट में होता है ये दो टाइप के यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने को मिलेंगे, इंट्रेंसिक हो गया, एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक का मतलब है कि प्लांट की बॉडी के अंदर, अगर सेल के अंदर है, दो टाइप का होगा, सेल के अंदर, खुद के सेल के अंदर होगा, एक सेल के अंदर उसे जेनेटिक कंट्रोल, लेकिन दो सेल के बीच में हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर फैक्टर, जैसे कि PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उससे हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंसिक फैक्टर की, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन, ये सब क्या है, एक्सटेंसिक फैक्टर। इसकी वजह से भी आपको डेवलपमेंट में इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा इंट्रिंसिक में दो हैं, अगर सेल के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फैक्टर, ठीक है। सेल के अंदर वो कौन होगा, जेनेटिक होगा, हर सेल के अंदर होगा। लेकिन अगर दो सेल के बीच में हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट दो सेल की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे जो फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे केमिकल है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और एक्सटेंसिक तो हर कोई जानता है, टेम्परेचर, वाटर, ठीक है, सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल नहीं रहेगा तो जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन, ये सब कुछ है। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी आप
को थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ओके। इसको ख़त्म करेंगे विद समरी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।